मित्रों नमस्कार। एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज भी हम ओपीएस और एनपीएस के बारे में बात करेंगे। दरअसल आज सरकार ने ओपीएस को लेकर और एनपीएस को लेकर, खासकर एनपीएस को लेकर एक नई समिति बना दी है और इस समिति के जो चेयरमैन हैं वो वित्त सचिव हैं टीवी सोमनाथन, और उनके साथ जो कार्मिक विभाग के विशेष सचिव हैं और व्यय विभाग के सचिव और जो पेंशन रेगुलेटरी डेवलपमेंट फंड है उसके चेयरमैन। तो ये कमेटी होगी जो कुछ दिनों में अपनी रिपोर्ट देगी। उसमें टाइम बाउंड नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये इसको कहा गया है कि जो एनपीएस है यानी न्यू पेंशन स्कीम है, इसमें क्या खामियां हैं और इसको कैसे सुधारा जा सकता है। दरअसल ऐसा क्यों हो रहा है? अभी कर्नाटक में चुनाव है और जैसा कि बीजेपी और बीजेपी सरकार यानी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बार बार कह रहे हैं कि पुरानी पेंशन स्कीम रेवड़ी है और ये बहुत खतरनाक होगा, डिजास्टरस होगा, क्योंकि राज्यों की हालत बहुत ख़राब हो रही है। और इसमें जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष है सुमन बेरी, उन्होंने भी यही बात कही। और जो एनके सिंह है जो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, उन्होंने भी यही कहा। रिजर्व बैंक ने कहा और जो पूर्व योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे मोंटेक सिंह अहलुवालिया, उन्होंने भी कहा कि किसी तरह से पुरानी पेंशन स्कीम लागू नहीं होनी चाहिए। और जो एक्सपर्ट हैं, वित्त से जुड़े लोग हैं, अर्थशास्त्री हैं, वो सब इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन लोग इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं कि जो पुरानी पेंशन स्कीम है वो बेसिकली सोशल सिक्योरिटी है, उसमें सुधार किया जा सकता है। जैसे कि जो पुरानी पेंशन स्कीम है उसमें 100% सरकार अपनी तरफ से देती है। आपकी जो तनख्वाह होती है, आखिरी तनख्वाह, उसका 50% और उसमें डीए शामिल होता है। तो वो आजीवन चलती है जब तक आदमी जिंदा है, और उसके बाद जब मौत होती है तो पत्नी को या आश्रित को मिल जाती है। जो नई पेंशन स्कीम है उसमें 10% जो बेसिक पे और डीए है उसका 10% कर्मचारी देता है और 14% सरकार देती है। और जब दोनों मिला के एक रकम बनती है फिर उसको ओपन मार्केट में, शेयर मार्केट में लगाया जाता है। फिर वहाँ से जो रिटर्न मिलता है वो भी कर्मचारी को दिया जाता है। तो अलग अलग बातें आती हैं कि जो न्यू पेंशन स्कीम है उसकी राशि बहुत कम होती है, क्योंकि जब वो रिटायर होता है तो रिटायरमेंट के समय करीबन 60% वो निकाल देता है, तो 40% में पेंशन बनती है। वो बहुत ही नॉमिनल होती है। अभी मैं किसी को देख रहा था, पढ़ रहा था, वो कहते हैं कि 3-4 हज़ार रुपये भी पेंशन होती है नई न्यू पेंशन स्कीम में। तो दरअसल जो पुरानी पेंशन स्कीम में एक कमी है कि 100% सरकार को देना होता है, उसमें आप सुधार कर सकते हैं। उसमें आप कर्मचारी का शेयर कर सकते हैं, जैसे आपने न्यू पेंशन स्कीम में किया कि 10% कर्मचारी देगा। तो ऐसे ही पुरानी पेंशन स्कीम में आप 10% या 15% जो भी है वो आप सरकारी कर्मचारी से आप लीजिए और पुरानी पेंशन स्कीम दीजिए, क्योंकि ये सोशल सिक्योरिटी है। जब आदमी रिटायर होता है उसको अपने खर्चे निकालने मुश्किल हो जाते हैं, अपना घर चलाना मुश्किल हो जाता है। ज़रूरी नहीं है कि हर सरकारी कर्मचारी का जो उसके जो बच्चे होंगे वो बहुत अच्छे निकलेंगे और बच्चे माँ बाप की सेवा करेंगे, दोनों बातें। तो इसलिए पेंशन रहने से उसकी जो आर्थिक स्थिति होती है, आर्थिक स्वतंत्रता होती है, वो बची रहती है। और घर वाले भी उतना ही सम्मान करते हैं। घर वाले जो बाल बच्चे होते हैं, जब वो शादी ब्याह उनकी हो जाती है तो इस लालच में वो माँ बाप को रखते हैं कि पेंशन मिल रही है, वो अपना भी खर्चा उठाएंगे, आपका भी खर्चा उठाएंगे। तो अब ये जो मुद्दा है इसमें ये बन गया है पॉलिटिकल, क्योंकि जो गैर भाजपा शासित प्रदेश हैं उन्होंने लागू कर दी है। और अब जो भाजपा शासित प्रदेश है कर्नाटका, उन्होंने उनको लगा कि अब तो हम फंस जाएंगे, क्योंकि जहाँ जहाँ कांग्रेस ने कहा कि वो पुरानी पेंशन स्कीम लागू करेंगे वहाँ उनकी सरकार आ गई। हिमाचल में सरकार आ गई, राजस्थान में ओपीएस है, आपके छत्तीसगढ़ में ओपीएस है, और जो झारखंड है वहाँ ओपीएस है। तो बीजेपी को लगता है कि अगर हमने नहीं किया तो वो चुनाव हार जाएंगे। इसलिए जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं
बासवराज बोम्मई, उन्होंने कमेटी बिठा दी है और उन्होंने कमेटी से कहा कि ये जो 5 राज्य हैं जहाँ अभी पुरानी पेंशन स्कीम लागू है, उस 5 राज्यों की आप स्टडी कीजिए और स्टडी करने के बाद बताइए कि क्या हम भी लागू कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये पॉलिटिकली मजबूरी होगी, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने भी कमेटी बैठा दी है और वो भी पुरानी पेंशन स्कीम को कैसे लागू कर सकते हैं इस पर वो बात करेंगे। तो बीजेपी की तरफ से भी बात हो रही है। जो कर्नाटका के भाजपा के प्रभारी हैं अरुण सिंह, उन्होंने भी इस बात को कहा कि भाजपा जल्दी ही इस बारे में स्टैंड लेगी और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी पार्टी चुनाव नहीं हारना चाहती। अटल बिहारी वाजपेयी बहुत बड़े कद के व्यक्ति थे, उनका आकार, उनका जो स्टेट्समैनशिप थी वो दूसरी किस्म की थी, तो उन्होंने चुनाव हारने की चिंता नहीं की और 2004 में उन्होंने पुरानी पेंशन स्कीम को ख़त्म करके नई पेंशन स्कीम शुरू की और 2014 में चुनाव 2004 में चुनाव हार गए और भाजपा 2009 में भी चुनाव हारी, लेकिन उन्होंने हार की उन्होंने परवाह नहीं की। लेकिन अभी जो मोदी सरकार है वो चुनाव हारना बर्दाश्त नहीं करती है। प्रधानमंत्री मोदी जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ चुनाव जीतते हैं और जहाँ उनको लगता है कि कहीं अगर हम चुनाव हार रहे हैं तो जीत कैसे सकते हैं, वो फार्मूला अपनाते हैं। तो अभी उनको इस बात का इल्म हो गया है कि पुराने पेंशन को लागू करना होगा या लागू करने के लिए कदम उठाने होंगे, नहीं तो वो अभी कर्नाटक का चुनाव भी हारेंगे, फिर राजस्थान चुनाव भी हारेंगे, छत्तीसगढ़ के चुनाव भी हारेंगे, तेलंगाना भी हारेंगे और फिर 2024 का चुनाव भी उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए उन्होंने आज एक नोटिफिकेशन इशू कर दिया और उसमें एक कमेटी का गठन कर दिया जिसमें टीवी सोमनाथन जो वित्त सचिव हैं उसके चेयरमैन हैं और उनसे कहा गया कि आप पुरानी पेंशन स्कीम के बजाय जो नई पेंशन स्कीम है उसमें हम कैसे सुधार कर सकते हैं, कि उसमें हम और जोड़ सकते हैं, उसके बारे में अपनी रिपोर्ट दें। अब इसमें जो 2-3 बातें हैं, जैसे हम राजस्थान की बात करें या हम छत्तीसगढ़ की बात करें, इन 2 राज्यों की पहले बात करते हैं क्योंकि इन राज्यों ने पुरानी पेंशन स्कीम लागू की है। तो राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में पेंशन लागू तो हो गई है, लेकिन वो एक्चुअल लागू नहीं हुई है। इसलिए नहीं हुई है कि जो सरकारी कर्मचारी का अभी तक यानी 2020 तक उनका जो पुरानी पेंशन नई पेंशन स्कीम के तहत जो उनका फंड कटता था 10%, वो पेंशन फंड रेगुलेटरी अथॉरिटी को जाता है, तो वो केंद्र सरकार के पास आता है। उसमें केंद्र सरकार या राज्य सरकार 14% हिस्सा देती है, वो भी वहीं जाता है। तो ये अथॉरिटी में के पास पैसा जाने के बाद वो जब आदमी रिटायर होते हैं तो रिटायर होने के बाद उनको पेंशन, वहाँ से पेंशन मिलती है। तो ये जो पेंशन रेगुलेटरी डेवलपमेंट फंड अथॉरिटी है, इसके पास पैसा है। तो जब राजस्थान ने कहा कि जो कर्मचारियों के कि आप अपना पैसा PRDFA से लो, तो उस पैसे को हम स्टेट के जो उनका GPF होगा दोबारा से GPF खोलेंगे, क्योंकि GPF कब होता था, जब तक पुरानी पेंशन स्कीम थी, तो GPF नई पेंशन स्कीम में नहीं होती। तो उन्होंने GPF खाते खोल दिए और कहा कि तुम अपना पैसा जो सरकार के पास जमा है, केंद्र सरकार के पास, उस वहाँ से लेके इसको GPF में डाल दो और फिर इसमें राज्य सरकार भी अपना हिस्सा डालेगी, तो GPF से फिर उनको पेंशन मिलेगी और GPF भी मिलेगा। तो इसमें राजस्थान में क्या हुआ कि चूँकि केंद्र सरकार ने जो उनका पेंशन डेवलपमेंट अथॉरिटी है वहाँ से पैसा देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि ये पैसा कर्मचारियों का है तो कर्मचारियों को ही मिलेगा, ये स्टेट के लिए नहीं मिलेगा कि आप यहाँ का पैसा निकाल के स्टेट को दे दो, ये नहीं चलेगा। तो अब राज्य सरकार प्रॉब्लम में आ गई है कि उन्होंने अनाउंस तो कर दिया लेकिन कर्मचारियों को एक्चुअल पेंशन नहीं मिल पा रही है। तो अभी जो आज की खबर है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अनाउंस कर दिया कि जो भी हिस्सा होगा, यानी पुराने पेंशन का जो भी हिस्सा होगा कर्मचारियों का हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या स्टेट गवर्नमेंट का हो, वो सारा हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट देगी और कर्मचारियों को पेंशन देगी। यानी जो 2022 से रिटायर होने शुरू हुए हैं उनको पुराने पेंशन स्कीम के तहत पेंशन मिलेगी। और इसमें जो राजस्थान सरकार है उसकी मजबूरी भी, क्योंकि दिसंबर में चुनाव है और यही हाल छत्तीसगढ़ का भी है। छत्तीसगढ़ ने के साथ भी यही प्रॉब्लम आ रही है कि जो केंद्र सरकार है उसने पेंशन डेवलपमेंट अथॉरिटी से पैसा देने से इनकार कर दिया
और अब वो सरकार भी अपने खर्चे से पैसा कर्मचारियों को देगी। अब इसमें एक प्रॉब्लम आ रही, जो सभी एक्सपर्ट कह रहे हैं, जो जितने भी हमारे अर्थशास्त्री हैं, चाहे वो सुमन बेरी हों, चाहे एन.के. सिंह हो, चाहे मोंटेक सिंह आलूवालिया हो, चाहे रघुराम राजन हो, इन सब का ये कहना है कि पेंशन के लिए जो सरकारी कर्मचारी का हिस्सा है और जो सरकार का हिस्सा है, इनको क्लब करना चाहिए। सरकार के खाते से जो सरकार का राजकोष है वहाँ से एक तरफा नहीं मिलना चाहिए, ये बड़ा खतरनाक होगा, ये उनका कहना है। तो लेकिन मजबूरी ये है कि चुनाव है, चुनाव जीतने हैं, तो इसलिए सरकार ने उसमें कमेटी बैठा दी और बीजेपी भी अब इस तरफ अनाउंस करने वाली है। बीजेपी अनाउंस करने वाली है क्योंकि बीजेपी चुनाव हारना बर्दाश्त नहीं करने वाली है। तो इसलिए चुनाव जीतने के लिए ओपीएस लाना बीजेपी की मजबूरी हो गई है। वो चाहे ओपीएस ना बोले, उसे एनपीएस ही बोले, और लेकिन एनपीएस में ऐसी व्यवस्था हो जाएगी कि आपकी पेंशन ठीक ठाक बने और वो ओपीएस का मुकाबला कर सके। तो मित्रों, अभी जो मैं आज जो डेवलपमेंट चल रहा था कि कमेटी के बाद क्या हालचाल होगा, तो राज्यों की स्थिति खराब है, निश्चित तौर पर खराब है। इसमें तेलंगाना की सबसे ज़्यादा हालत ख़राब है, पंजाब की बहुत हालत ख़राब है, राजस्थान की स्थिति बहुत ख़राब है और छत्तीसगढ़ की स्थिति खराब हो रही है। तो अब वो अपनी आर्थिक स्थिति कैसे देखेंगे, ये उनको देखना है, और कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम कैसे देंगे, ये भी उनको देखना है। तो सामंजस्य करना है कि राज्यों की जो आर्थिक स्थिति पतली हो रही है उसको कैसे रोका जाए, रेवेन्यू के संसाधन बढ़ाए जाए, रेवेन्यू कैसे बढ़े और कर्मचारियों को पेंशन बढ़े। और पेंशन इसलिए बढ़ना चाहिए कि सोशल सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो रिटायरमेंट के बाद दुर्गति हो जाती है किसी भी बूढ़े की, बुजुर्ग की। तो इसलिए उस बुजुर्ग के इज्जत के लिए पुरानी पेंशन स्कीम जरूरी है, और बल्कि प्राइवेट सेक्टर में भी सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि सोशल सिक्योरिटी हो, ताकि लोग सम्मानजनक जीवन बिता सकें। तो मित्रों, इसमें जैसे ही मुझे और जानकारी मिलेगी मैं फिर आपके पास आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।